हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद विकास सर। तो देखिए ये न्यूज आ रही है। आज हम द हिंदू की एक न्यूज डिस्कस करेंगे, एक नहीं तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर ही डिस्कस करेंगे। तो न्यूज है, न्यू कोड वॉइड्स 1978 डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो नए कानून नए कानून ने जो नया कानून है उसने 1978 में दी गई उद्योग की परिभाषा को रद्द कर दिया है। ये हम पूरा न्यूज और पूरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है इसको अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए तो देखिए ये है ना, 1978 में दी गई जो उद्योग परिभाषा उसको रद्द कर दिया गया है। अभी देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट समझते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये लिख रहा है कि लंबित औद्योगिक विवाद के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। क्या कहा? ये कहा, पहला ये है 1978 के बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड मामले के फैसले में उल्लिखित ट्रिपल टेस्ट लंबित उद्योग विवाद पर लागू होता रहेगा या लागू रहेगा। ये देखिए इसमें है जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की राय में क्या है, विकसित परिष्कृत त्रिकोण परीक्षण भावी रूप से लागू होगा। ओके, तो ये है थोड़ी सी रिलीफ है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 2020 जो कोड के तहत, मतलब कोड मतलब संहिता, उद्योग की व्याख्या पर 1978 के फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये चीज हमारे लिए कैसे इंपोर्ट हो जाती है। 1978 का महत्वपूर्ण फैसला क्या है? बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, बी आर, है ना। और ये है हमारा 1978, ये है बी आर राजप्पा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए पीठ कितनी थी? 7 जज। 7 जज की संविधान पीठ ने इसमें इंडस्ट्री की व्यापक व्याख्या की गई थी। इसके फैसले में जो आया था ना, तो ट्रिपल टेस्ट दिया गया था। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है वो भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी जो क्या है उसमें जो आया है विवाद, उसमें जो 9 जज थे ना, संविधान पीठ ने कहा था, 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में इंडस्ट्री की व्याख्या करते समय 1978 के बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड वी आर राजप्पा फैसले को सीधे लागू नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा है। अब देखिए 2020 का जो है, 2020 इंडस्ट्री रिलेस जो इसको आजा 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का प्रभाव क्या है वो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में इंडस्ट्री की अपनी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई संहिता की व्याख्या उनके अपने टेस्ट और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर दी जाएगी। अब उसमें 1978 का फैसला जो आया था ना, आईआरसी 2020, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की व्याख्या में वर्डन नहीं रहेगा। वर्डन मतलब भारित नहीं रहेगा। उसके बाद हालांकि पुराने कानून के तहत लंबित इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में 1978 का जो ट्रिपल टेस्ट है वो रहेगा। अब ट्रिपल टेस्ट हम समझ लेते हैं क्या है। ट्रिपल टेस्ट को भी देखना जरूरी हो जाता है कि किसी गतिविधि को इंडस्ट्री मानने की मुख्य, ये 3 बातें दी गई है। मतलब ट्रिपल टेस्ट दिया गया है कि पहला क्या होना चाहिए, जो ये है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हो। उसके बाद दूसरा है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कॉर्पोरेशन हो। गुड्स या सर्विस का उत्पादन या प्रदान मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। देखिए इस बात को ये बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट 3 चीजें दी गई हैं। इस व्यापक व्याख्या के कारण अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और नगर पालिका गतिविधियां भी क्या होती हैं, इंडस्ट्री के दायरे में आती हैं। समझ में आया? इंडस्ट्री के दायरे में कौन कौन आ सकता है? देखिए अस्पताल आ सकता है, शैक्षणिक संस्थान आ सकते हैं, है ना, और नगर पालिका आ सकती है। उनके जो भी काम होंगे वो इंडस्ट्री कहलाएगा। ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडस्ट्री, कोई पूछता है कि इंडस्ट्री क्या होता है। अब देखिए इसकी ओपिनियन क्या होगा। ओपिनियन जो दिया था वो जस्टिस बीवी नाग रत्ना, जो नाग रत्ना है, ने अलग राय देते हुए 1978 के फैसले को रेफरेंस किए जाने के विरुद्ध राय व्यक्त की और उसे अनवांटेड माना। अब देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। हम इतना नहीं देखेंगे, हम इंपॉर्टेंट देखेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे एग्जाम से क्या बन सकता है। तो ट्रिपल टेस्ट याद रखना है ना, ट्रिपल टेस्ट याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज वाटर पी आर राजप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट विकसित किया था, पहला। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंतर्गत इंडस्ट्री की व्याख्या करते समय 1978 के निर्णय को स्वतः बाध्यकारी आधार नहीं माना। 1978 का निर्णय केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होता है। और इसमें है पुराने कानून के अंतर्गत लंबित औद्योगिक विवाद ने 1978 के निर्णय का महत्व मान बना
रह सकता है। उसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर में हमारा जो तीसरा वाला था ना वो क्या है, गलत है, ये है ना, तीसरा वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। चलिए अब दूसरा आर्टिकल समझते हैं। देखिए दूसरा आर्टिकल अमित शाह जी से रिलेटेड है। अमित शाह कॉल्स फॉर अमित शाह कॉल्स फॉर टाइमली रिस्पॉन्स रिजोल्यूशन ऑफ साउथ इंडियाज पेंडिंग वाटर डिस्प्यूट। तो जो साउथ इंडिया है हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो वाटर डिस्प्यूट है, कौन कौन सी नदियां डिस्प्यूट कर रही है, कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हैं और अमित शाह का क्या वो है, वो हम चीजें देखते हैं। चलिए समझते हैं, तो समझेंगे। देखो इसमें देखते हैं, अमित शाह ने, मैं ना पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ता हूँ, ये आपको भी पता है, मैं इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही निकालता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, उसको ही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अमित शाह ने दक्षिण भारत के लंबित जल विवादों के शीघ्र समाधान का क्या क्या किया है, आह्वान किया है। तो इसको कह रहे हैं, तो मुख्य खबर क्या है, अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों के बीच लंबित अंतरराज्यीय जल विवाद का समयबद्ध और आपसी संवाद के माध्यम से समाधान करने पर जोर दिया। यह चर्चा 31वीं साउदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग में हुई है। अब देखते हैं, ये हमारे अमित शाह है। अमित शाह का आपको पता ही है, अमित शाह कौन है, अमित शाह भारत के कौन है, गृह मंत्री। ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं बैठक, प्रमुख राज्य बैठक में, तो प्रमुख राज्य कौन कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना से जुड़े जल मुद्दे पर चर्चा। तो ये कौन कौन से राज्य समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं जो जिस राज्य की बात हुई है, देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, है ना। देखो तमिलनाडु, केरल, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, और केरल, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, और इसकी बात हुई है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। चलिए तेलंगाना, ये देखिए, चलो देख रहे हैं प्रमुख नदियां या लिंक कौन सी हैं। अमित शाह ने प्रमुख नदियों को जोड़ने की संभावनाओं पर जोर दिया है। इसमें कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, है ना, इसमें गोदावरी, और साथ ही कौन कौन सी नदियां, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार, कावेरी लिंक, गंगा कावेरी लिंक का प्रमुख उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अमित शाह ने, यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी लिंक बोलते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है अतिरिक्त जल को दक्षिण भारत के जल अभाव वाले क्षेत्र तक पहुंचाना। अब जिसको लाभ होगा, जिसको बेनिफिट होगा, वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये हमारे इनको लाभ होने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अच्छे से हम समझ लें इसको, इंटर स्टेट काउंसिल और संबंधित मंत्रालय के माध्यम से जल विवाद के समाधान पर जोर की बात की गई है। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज के विभाजन से जुड़े मुद्दों को भी बातचीत से सुलझाने पर सहमति। अमित शाह ने कहा कि नदी जोड़ने से जल उपलब्धता, परिवहन और पर्यावरण लाभ मिल सकता है। दक्षिण साउथर्न नदियां हैं, दक्षिणी नदी घाटियों के लिए समर्पित कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म और डीपीआर तथा स्टेचुटरी क्लियरेंस को समय पर पूरा करने की बात की गई। अब यहाँ पर देखिए हम अपना संविधान से संबंधित देख लेते हैं, क्या है हमारा संविधान, क्या कहता है, अंतरराज्यीय जल विवाद। देखो आर्टिकल 262 है, वो कहता है अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जलों से संबंधित विवाद के बारे में आर्टिकल 262, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लेना, नोट कर लो, है ना। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये एक्ट जो है 1956 का है, ऐसे विवादों से निपटने के लिए प्रमुख कानून है। अच्छा नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल, अनुच्छेद 263, राज्यों के बीच समन्वय और विवादों पर चर्चा का महत्वपूर्ण संवैधानिक मंच है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा और दूसरा ही आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। चलिए इसको देखते हैं हम, यह है भारत में अंतरराज्यीय जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णय के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, दूसरा है ऑप्शन, 263 के अंतर्गत स्थापित इंटर स्टेट काउंसिल का मुख्य उद्देश्य केवल अंतरराज्यीय जल विवाद का
न्यायिक निपटारा करना है। अब नेक्स्ट है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 अंतर राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित प्रमुख केंद्रीय कानून है। चौथा ऑप्शन है नदी जोड़ने की परियोजनाएं केवल सिंचाई के लिए होती हैं और उनका परिवहन या पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता। इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एक और तीन, एक ना, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं यूजी के। देखिए ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है, मुझे पढ़ के ये इसको अच्छा नहीं लगा। देखो जैसे ना हम समझते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। यूजी के स्टूडेंट डाई आफ्टर विगिंग स्लैप्ड वाइट टीचर इन क्लास। देखिए कितना मतलब बहुत ही ज्यादा दुखद है, बहुत ही ज्यादा। देखो ऐसे इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए कि स्कूल में शिक्षक किसी बच्चों को अनुशासन सिखाने के नाम पर शारीरिक दंड देता है ना, अनुशासन सिखा रहे हैं लेकिन शारीरिक दंड दिया जा रहा है उस टीचर के द्वारा। ये देखिए टीचर, उसके साथ क्या होता है, क्या शिक्षक को बच्चों को शारीरिक दंड देने का अधिकार है या नहीं है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहीं से समझना है कि चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन का कानून क्या-क्या है। अब इसमें देखते हैं बच्चों के लिए क्या-क्या कानून इसमें बताए गए हैं। तो देखो एक थप्पड़ मारने से, है ना, यूजी के छात्र जो था उसको थप्पड़ मारा शिक्षक ने और थप्पड़ मारने से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। देखिए न्यूज़ तो काफ़ी बड़ी है, उसको हम नहीं समझते हैं, हम ये समझते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2019 में आया था। इसका सेक्शन 17 कि बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा देने की बात करता है और किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरेसमेंट नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है पॉक्सो। अब इसमें समझते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 है। बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉक्सो एक्ट 2012 के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून है। पॉक्सो के बारे में ही है। अच्छा वीएनएसएस 2023 का है कि समाचार के अनुसार पुलिस ने सेक्शन 1900 एक सॉरी 1900 बोल 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखो भारत में बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट टू चिल्ड्रन राइट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019 की धारा 17 बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, पहला। दूसरा है पोक्सो एक्ट 2012 का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन 3 है आरटीई एक्ट के अंतर्गत शारीरिक दंड की अनुमति तब दी जा सकती है जब शिक्षक उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे। चौथा है बच्चों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम केवल सरकारी विद्यालयों तक सीमित है। राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर एक और। नेक्स्ट समझते हैं, देखो नेक्स्ट है केरलम केरलम टू मूव एससी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन नियर नेशनल हाईवे। अब ये क्या न्यूज है, ये न्यूज है कि केरल के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के पास निर्माण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अच्छा देखिए मान लीजिए, माना कि आपके घर के पास एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है और कोई व्यक्ति हाईवे से बिल्कुल सटकर बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। पहला पहला चीज कि भी ये नेशनल हाईवे निकल रहा है और इसकी दीवार से आपके निकल के और आपने नेशनल वो अपना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो या फिर कोई भी चीज बना रहे हो, इंडस्ट्रियल चीजें बना रहे हो, ये चीज पर अब सवाल उठेगा कि क्या नेशनल हाईवे के किनारे कहीं भी निर्माण किया जा सकता है। यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा, क्या क्या हम समझेंगे, यहाँ से हम समझेंगे नेशनल सेफ्टी, लैंड यूज रेगुलेशन और हम समझेंगे इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंटल और प्लानिंग कंसर्न क्या क्या आ सकते हैं। देखिए सॉरी, ये ऊपर वाला न्यूज था, ये नीचे आ गया थोड़ा सा। यूजी के छात्र, चलो इसको पढ़ लेता है ना, पढ़ लेते हैं, इसको बता देता हूँ कि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जाने का निर्णय लिया है जिसमें नेशनल हाईवे, ये नहीं है, ठीक है, ये ऊपर वाला था। नेशनल हाईवे के माइट मिड
पॉइंट से रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 40 मीटर और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन 75 मीटर तक लैंड यूज चेंजेस पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सड़क दुर्घटनाओं के बाद सुमोटो मामला लिया। सुमोटो क्या होता है? जब स्वतः संज्ञान लेने को सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान लेता है तो उसको सुमोटो कहते हैं। उद्देश्य क्या है? नेशनल हाईवेज के आसपास रोड सेफ्टी और अनियंत्रित डेवलपमेंट को नियंत्रित करना, राज्य सरकार को लैंड यूज चेंजेस से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ये फिर आ गया, सॉरी ये मैं चेंज नहीं करा है ना। चलो, केरल की आपत्ति क्या है? केरल सरकार का तर्क है कि राज्य में भूमि की उपलब्धता सीमित है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, केरल की परिस्थितियां उत्तर भारत से अलग है, नेशनल हाईवेज पर एक्सेस व्यवस्था अलग है, इसीलिए देश के लिए समान दूरी का नियम केरल में जो व्यवहारिक समस्या पैदा कर सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास निर्माण एवं भूमि उपयोग के विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास अनियंत्रित निर्माण सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है। दूसरा है, भूमि उपयोग का नियमन शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन तीसरा है, भारत के सभी राज्यों में भूमि उपलब्धता, जनसंख्या घनत्व और सड़क एक्सेस की परिस्थितियां समान है। चौथा है, न्यायपालिका द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, तीसरा वाला गलत है। अब देखिए, हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, बस लास्ट है एडिटोरियल। आप यहां तक आए हैं, बस यहां तक और रुक जाइए थोड़ा सा। अब देखते हैं, देखो इसमें क्या है, जो सेंट्रल है, जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार के वित्तीय दृष्टिकोण को भू राजनीतिक और राजस्व संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। चलो, ये है हमारा केंद्र सरकार के वित्तीय दृष्टिकोण को भू राजनीतिक और राजस्व संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा सरल। अब हम इसको ना सरल भाषा में समझते हैं। देखो क्या होता है ना, जो आर्टिकल है, आर्टिकल आप देख लो, है ना, आपके पास न्यूज़पेपर हो तो उसमें से भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ, इसको समझाता हूँ, पूरा आर्टिकल समझाता हूँ। ऐसे ही हम समझते हैं, बिना लिखे मैं उसको समझाता हूँ कि सरकार ने हाल ही में जो है ना टैक्स सुधार किया है। अब असली जो परीक्षा है वो यह है कि इन सुधारों के बावजूद राजस्व कितना जो है जुड़ेगा, मतलब कितना हमारे पास आएगा, कितना जुड़ेगा, कितना बढ़ेगा। इसके साथ साथ वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, तेल की कीमत, व्यापार युद्ध, पश्चिमी एशिया संकट, भारत की आर्थिक परिस्थिति को चुनौती दे रही हैं। अब इसमें देखिए, एडिटोरियल की जो पृष्ठभूमि है वो ये है, जो हमने अभी समझाया टैक्स के बारे में। पृष्ठभूमि ये है, देखो सरकार ने टैक्स में सुधार किए, या टैक्स बढ़ाया या टैक्स घटाया, लेकिन उनका जो फिजिकल आउटलुक है उसमें दबाव बना हुआ है, वो नीचे जा रही है, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी न सरकार ना रेवेन्यू दिखा रही है कि बढ़ा है नहीं बढ़ा है, न सरकार ये बता रही है कि कुछ चीज घटी है या किस चीज के प्राइस घटे हैं, है ना। उसके बाद देखिए एक चीज और है, जैसे जो सीजीए के अनुसार जो क्वार्टर 1 है ना, क्वार्टर 1 मतलब 2026 और 2027 की जो सकल कर राजस्व होता है, उसको बोलते हैं जीटीआर। जीटीआर 3.7% की वृद्धि हुई है। जीटीआर में क्या हुई है? 3.7% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि मुख्यतः जो उपकर होता है ना, सरचार्ज और सेस, जो सरचार्ज होता है और सेस होता है, सेस में आई, जबकि मूल कर जो बेस है ना, बेस टैक्स में वास्तविक वृद्धि बहुत कम रही है, जिसमें 0.37% की। अब ये समझना है हमको, और मैं बोल रहा हूं अगर चाहो तो इसके नोट्स भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे ही समझा देता हूं, है ना। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद मुख्य करों का जो प्रदर्शन हुआ है ना, जो मेन कर है, जो मुख्य करों का जो प्रदर्शन हुआ है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट आई है 11% की, कॉर्पोरेट टैक्स में 11% की जो आई है गिरावट आई है। आयकर में वृद्धि हुई है, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में वृद्धि हुई है। जीएसटी में मजबूत वृद्धि हुई है, जो जीएसटी है उसमें भी वृद्धि हुई है, उसमें हुई है 4.67% की। उसके साथ कस्टम
कस्टम ड्यूटी में कितनी की 22% की 22.4% की गिरावट आई है। इस पूरा का पूरा बता रहा है कि टैक्स में क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे गिरावट आई है, क्या हुआ। टैक्स में आप सुधार देखिए, जैसे टैक्स में आप सुधार की बात करते हैं, इसको अच्छे से मैं एक बार लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर बनाते हैं। देखिए टैक्स में सुधार 2 फरवरी सॉरी 2 फरवरी 2 फरवरी 2026 2 फरवरी 2026 में नई टैक्स रिजीम आई थी, जिसको बोलते हैं एनटीआर, लागू हुआ। रिजीम आई, एनटीआर लागू हुआ। जीएसटी जो, हाँ जीएसटी में जो सेस है, जो उसको बोलते हैं कंपेंशन कंपेंशन सेस, ये समाप्त कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ पर जो विंड पोल टैक्स था वो बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया 3 अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया है। अच्छा, आय स्थिति क्या है? देखो आय की स्थिति क्या है तो समझते हैं हम। आय की स्थिति, आय की स्थिति जो समझेंगे वो हम समझेंगे 2000 क्वार्टर 2025 2026 27 की, ये क्वार्टर फर्स्ट की। इसमें क्या होगा, कुल खर्च हुआ 7.4% की वृद्धि हुई कुल खर्च में। वेतन, जैसे कि राजस्व व्यय में वृद्धि देखेंगे, राजस्व व्यय में जो वृद्धि हुई है खासकर हुई है वेतन में, ब्याज भुगतान में, पेंशन में, सब्सिडी में, और सब्सिडी में भारी हुई है, सब्सिडी में सबसे ज्यादा 37.4% की। अच्छा, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हुआ है क्वार्टर फर्स्ट में 23.7% की वृद्धि हुई है 2026 25-26 के क्वार्टर फर्स्ट में की तुलना में। कुल व्यय का 7.4% हुआ। अच्छा, वैश्विक और भू राजनीतिक जोखिम क्या है? कच्चे तेल की ऊंची और अस्थिर कीमतें हो गई, पश्चिमी एशिया संकट हो गया, आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की अनिश्चितताएं देखी गई है, व्यापार युद्ध जिसमें यूएस का टैरिफ, चाइना शटडाउन, है ना। और व्यवहारिक उदाहरण समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार की आय 50,000 है और उसकी मासिक जो खर्च है वो 45,000 है। अगर अचानक क्या होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च ये बढ़ जाएंगे। ओके, तो परिवार की जो बचत है वो घट जाएगी। यही स्थिति सरकार की है, मतलब कमाई रेवेन्यू पर दबाव और खर्च एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है। यही चीज हो रही है ना, सरकार के साथ भी यही हो रहा है। ओके, जैसे आप देखते हैं राज्य का हस्तक्षेप क्या होगा। टैक्स शेयर में 41%, टैक्स शेयर में 41% किसको दिया जाएगा? राज्यों को दिया जाएगा। अच्छा, एफसी, एफसी जो 15 फाइनेंस कमीशन ने राज्यों, जो राज्य है ना, राज्यों को बांटने की बात की थी 23.56 लाख करोड़ 2026-27 देने की सिफारिश की गई थी। केंद्र और वित्तीय पर ये क्या डाल देगा? दबाव डालेगा। अच्छा, महत्वपूर्ण देखो, अब हम एक चीज में समझाता हूं आपको। मैंने दो तीन शब्द डिस्कस किए थे, जैसे कि मैंने आपको जीटीआर डिस्कस किया। जीटीआर हमने बोला था, तो जीटीआर का होता है ग्रोस ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, इसको बोलते हैं ग्रोस टैक्स रेवेन्यू। ओके, कुल कर राजस्व, ये होता है कुल कर राजस्व। उसके बाद एक शब्द और डिस्कस किया था मैंने, उसको बोलते हैं, जैसे शब्द था इसमें एनटीआर, एनटीआर इसको बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, नई आय व्यवस्था। एक होता है जीएसटी, हमने एक शब्द डिस्कस किया था जीएसटी। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर ना एक चीज और बता देता हूँ आपको। देखो मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है, उसकी वजह से मुझे फोन में करना पड़ रहा है, तो फोन में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। और आज मैं वैसे भी घर पे नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ, तो बाहर ही मैं बैठ के आपको ये न्यूज पूरी की पूरी पढ़ के और डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से जो भी पॉइंट हो सकते हैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो एडिटोरियल आया है इसको पूरी तरह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए यही मेरे लिए सपोर्ट होगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो देखो, जिसमें जैसे अभी हम देखते हैं जीएसटी, जीएसटी कंपेंशन, जीएसटी कंपेंशन। अच्छा, जीएसटी के लिए राज्यों को मुआवजा देने हेतु ये बात की जाती है ना, जीएसटी कंपेंशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा है छठा पॉइंट होगा ये शायद, हमारा वित्तीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एफ डी। ओके, एफडी फिजिकल डेफिसिट मतलब वित्तीय घाटा। जो क्वार्टर फर्स्ट था ना, क्वार्टर फर्स्ट में राजस्व घाटा जो रहा था, हमारा राजस्व घाटा वो 18 ही नहीं है, 18.2, 18.2, मतलब इसको हम सही से समझें तो कितने परसेंट? 55.8%। ये हमारा राजस्व घाटा रहा। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? आज इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं हम। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है?
अब देखो टोटल आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्च, उसमें से आप क्या करेंगे, टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ये इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कितने करोड़ का, 18.16 लाख करोड़। और फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट ऑफ जीडीपी, 4.6% जीडीपी का रहा। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कितना रहा, 55.8% रहा, मतलब बजट अनुमान के करीब रहा। संदर्भ, अब हम देखते हैं इसका संदर्भ बिंदु 2026-27 में जो लक्ष्य रहा था, जो फिजिकल डेफिसिट था उसका लक्ष्य था 4.6% ऑफ जीडीपी का, और डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कितना रहा, 55.6% लगभग रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू टू टोटल रिसिप्ट वो कितना रहा, 37%। कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ कितनी रही थी, 10.5%, लगभग 10 दशमलव उसका रहा था ना, लगभग 10.4%। ओके, ये रहा था। अब उसके बाद हम देखते हैं आरबीआई, आरबीआई का समर्थन, लिखने में दिक्कत हो रही है, समर्थन। इसमें क्या था ना, आरबीआई, आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर था 2026 के लिए 77% लाभांश डिविडेंड केंद्र को दिया था। इससे राज्य राज्य में मदद मिली, पर यह स्थायी समाधान नहीं था। आगे की चुनौती हम समझते हैं। आगे की चुनौती क्या है, टैक्स सुधारों का असर अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है। बेस टैक्स में वास्तविक वृद्धि लानी होगी, सब्सिडी नियंत्रण और लक्षित बनाना होगा, पूंजी व्यय को बनाए रखने और बढ़ाना होगा। पूंजीगत व्यय को बनाए रखने के लिए हमने क्या करेगा, टैक्स बढ़ाना होगा। वैश्विक जोखिमों से निपटने के लिए लचीलापन रखना होगा। बस ये हमारा पूरा का पूरा आज वो हुआ हमारा एडिटोरियल। अब इसके साथ साथ हम कुछ चीज समझते हैं, जैसे देखो निष्कर्ष हम समझ लेते हैं। केंद्र के लिए वित्तीय प्रबंधन, फिजिकल मैनेजमेंट की राह आसान नहीं है, और टैक्स सुधार, खर्च नियंत्रण और वैश्विक जोखिम प्रबंधन, इन तीनों में संतुलन बैठाना होगा ताकि सरकार की आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ और राजकोषीय स्थिरता, फिजिकल स्टेबिलिटी दोनों सुनिश्चित हो सके, है ना। ये सारी चीजें हमने समझी। अब हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। आज का पूरा आर्टिकल मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। पता नहीं मैंने प्रयास किया है लेकिन आपको समझ में आया है नहीं आया, आप कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें, सपोर्ट करें, और आप वीडियो को हाइप करें। नया चैनल है तो बहुत कुछ आने वाला है इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।